स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नेपाल में मूसलाधार बारिश का असर, बिहार तक सूखी नदियों में लौटा पानी, किसानों के चेहरे खिले। दरअसल बात है कि बिहार के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न जिलों तक साफ दिखाई देने लगी है। किशनगंज, अररिया, पुणे, कटिहार में बाढ़ जैसे हालात बनती दिखाई दे रही है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जुलाई की शुरुआत में स्थानीय स्तर पर कम बारिश और फिर कमजोर मानसून के कारण इनमें से कई नदियां लगातार सूख गई थी, लेकिन अब नेपाल से आ रहे पानी ने इन नदियों में फिर से जान लौटा दी है। नदियों में पानी लौटने से सबसे ज्यादा राहत किसानों को मिली है, क्योंकि पानी की कमी के कारण धान की रोपनी और फिर खेती की सिंचाई प्रभावित हो रही थी। अब नदी किनारे और फिर निचले इलाकों के किसान पंप सेट के जरिए आसानी से खेतों तक पानी पहुंचा सकेंगे, जिससे सिंचाई का संकट कम होने और खेती के काम में तेजी आने की उम्मीद है। एनडीए की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के काम को की तारीफ, बोले हुए विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक एनडीए के घटक दलों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। जब बैठक में बिहार के सर्वांगीण विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संगठन तथा सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और फिर आने वाले समय की राजनीतिक तथा विकास रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज की तारीफ की है और भरोसा जताया है कि वे बिहार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने एनडीए नेताओं और फिर जिलाध्यक्षों के साथ नियमित संवाद और फिर बैठकों की परंपरा स्थापित करके गठबंधन को मजबूत आधार दिया है। जब बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करके विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बिहार में 2005 के प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 75 यूनिट थी, अब हो गई है 401 यूनिट। जहाँ बिहार में बिजली के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बिहार सरकार के मुताबिक साल 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सिर्फ 75 यूनिट थी, जो अब बढ़कर के 401 यूनिट तक पहुंच गई है। यह जानकारी ऊर्जा विभाग से जुड़ी समीक्षा के दौरान सामने आई है, जहां पर राज्य में यानी कि बिहार में बिजली आपूर्ति उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और ऊर्जा क्षेत्र में हुए विस्तार पर चर्चा की गई है। पिछले 2 दशकों में बिहार में बिजली के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है, जो गाँव और फिर शहरों में नए कनेक्शन, ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने तथा घर घर बिजली पहुंचाने की योजनाओं के कारण बिजली की उपलब्धता और फिर खपत दोनों बढ़ी है। सरकार का कहना है कि अब घरेलू जरूरतों के साथ कृषि उद्योग और फिर कारोबार के क्षेत्र में भी बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। जब बिहार सरकार अब बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ सौर ऊर्जा और फिर अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर भी जोर दे रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए नई परियोजनाओं, बेहतर वितरण व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति की दिशा में काम करने की बात कही गई है। 75 यूनिट से 401 यूनिट तक पहुंची प्रति व्यक्ति बिजली खपत को बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में आए बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं चलेगा साहब मीटिंग में है वाला बहाना, 50 मिनट से लंबे बैठकों पर रोक। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज की रफ्तार बढ़ाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी बैठकों को बेवजह लंबा नहीं खींचा जाएगा और सामान्य तौर पर बैठक की अधिकतम अवधि 50 मिनट तय की गई है। सरकार का मकसद ये है कि अधिकारी घंटों मीटिंग में व्यस्त रहने की बजाय जनता से जुड़े काम, फाइलों के निपटारे और फिर योजनाओं के क्रियान्वयन पर ज्यादा ध्यान दें। नई व्यवस्था के तहत बैठक बुलाने से पहले स्पष्ट एजेंडा तय करना होगा, ताकि चर्चा सीधे जरूरी मुद्दों पर केंद्रित रहे। बैठक में शामिल अधिकारियों को पहले से तैयारी के साथ रहने पर जोर दिया गया है और अनावश्यक चर्चा से बचने की बात कही गई है। यानी कि अब साहब मीटिंग में है कह करके लंबे समय तक लोगों को इंतजार कराने की पुरानी कार्यशैली पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है।
सरकार का मानना है कि छोटी तय एजेंडे वाली और फिर परिणाम केंद्रित बैठकों से सरकारी विभागों में फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। इससे अधिकारियों को अपने मूल काम के लिए ज़्यादा समय मिलेगा और फिर आम जनता की शिकायतें तथा लंबे मामलों के निपटारे में तेजी आ सकती है। नई गाइडलाइन को बिहार के सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति बदलने की और फिर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव। पटना में जन्म 20 साल से भाजपा से जुड़े बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को जानिए। दरअसल बात है कि पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। नीरज सिन्हा का जन्म पटना में हुआ और वर्तमान वे मीठापुर के निवासी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अविवाहित हैं और फिर BA तक पढ़ाई की है। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके चुनावी मैदान से हटने के बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा पर भरोसा जताया है। नीरज कुमार सिन्हा करीब 20 वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनकी पहचान संगठन के पुराने कार्यकर्ता के रूप में बताई जा रही है। उन्होंने पार्टी में बूथ स्तर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरुआत की और अलग अलग संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे बढ़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार का भी जनसंघ से पुराना जुड़ाव रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि संगठन और विचारधारा से जुड़ी मानी जाती है। बांकीपुर सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और फिर अब नीरज सिन्हा के सामने इस राजनीतिक विरासत को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। उम्मीदवार बदलने के बाद उपचुनाव का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मैदान में जनसुराज के प्रशांत किशोर और RJD की रेखा गुप्ता जैसे प्रमुख चेहरे भी चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में बूथ स्तर से राजनीति शुरू करने वाले नीरज सिन्हा को टिकट देकर के बीजेपी ने एक पुराने संगठनात्मक कार्यकर्ता पर बड़ा दाव लगाया है। सम्राट चौधरी एक्शन मोड में, मंत्रियों को गांव में रात्रि बिठाने का आदेश, जनता से सीधे संवाद की जिम्मेदारी। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार और फिर जनता के बीच सीधा संवाद बनाने के लिए बड़ा निर्देश दिया है। पटना में हुई NDA समन्वय बैठक की समिति की पहली बैठक में मंत्रियों से कहा गया है कि वे जिलों और फिर गाँव का दौरा करें, रात्रि प्रवास करें और स्थानीय लोगों से सीधे मिलकर के उनकी समस्याएं सुने। मुख्यमंत्री का जोर है कि मंत्री सिर्फ पटना तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर जाकर के सरकारी योजनाओं की स्थिति और फिर जनता की वास्तविक परेशानियों को समझें। नई व्यवस्था के तहत मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में नियमित दौरा करने और फिर गांव में रात बिता करके लोगों से संवाद करने की जिम्मेदारी दी गई है। जब बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने, स्थानीय स्तर पर समस्याओं की जानकारी जुटाने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा पर भी जोर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस पहल से शिकायतों और फिर योजनाओं की जमीनी हकीकत सीधे सरकार तक पहुंच सकेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस निर्देश को सरकार की कार्यशैली में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। गांव में रात्रि प्रवास के दौरान मंत्री आम लोगों, कार्यकर्ताओं और फिर स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे तथा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को समझेंगे। सरकार का उद्देश्य प्रशासन और फिर जनता के बीच की दूरी कम करना, योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना और विकास कार्यों की जमीनी निगरानी को मजबूत करना है। बिहार पुलिस परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का बड़ा ऐलान। 11 और 12 जुलाई को अचानक चलेगी ये 12 स्पेशल ट्रेनें। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। पूर्व मध्य रेल ने 11 और 12 जुलाई 2026 को कुल 12 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये विशेष व्यवस्था 12 जुलाई को आयोजित होने वाली बिहार पुलिस मध्य निषेध विभाग की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को देखते हुए की गई है, ताकि दूर दराज के जिलों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा में परेशानी न हो। रेलवे की ओर से इन स्पेशल ट्रेनों को पटना, झाझा, गया, किऊल, नवादा, बख्तियारपुर, राजगीर और फिर अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों से जुड़े रूटों पर चलाया जाएगा। अलग अलग ट्रेनों का समय और ठहराव इस तरह से किया जाएगा कि परीक्षार्थी परीक्षा से पहले अपने केंद्र तक पहुंच सके और परीक्षा खत्म होने के बाद वापस में सुविधा मिल सके। रेलवे ने अभ्यर्थियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेनों का सही समय और फिर रूट जरूरी जांचने की अपील की गई है। बिहार सरकार ने 97.84 लाख पेंशन लाभार्थियों को 1423 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 94,84,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में बड़ी राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने DBT के माध्यम से कुल 1423 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे हैं। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 1100 रुपए की मासिक पेंशन दी गई है, जिससे बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और फिर दिव्यांगजनों समेत जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी।
पड़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से वंचित पात्र लोगों की पहचान करके उन्हें भी जल्द योजना से जोड़ा जाए। सरकार का कहना है कि डीबीटी व्यवस्था से पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है और फिर बिचौलियों की भूमिका कम होती है। बांकीपुर उपचुनाव में नितिन नवीन के करीबी अभिषेक ने छोड़ा मैदान, नामांकन के बाद बीजेपी ने बदला उम्मीदवार। यह दरअसल बात है कि पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच बीजेपी ने अचानक अपना उम्मीदवार बदल दिया है। जब पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन नामांकन के करीब 24 घंटे के भीतर अभिषेक ने व्यक्तिगत और फिर पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनावी मैदान से हटने का ऐलान कर दिया है। अभिषेक बंटी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी माना जाता है और वे लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं। उनके अचानक पीछे हटने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभिषेक ने व्यक्तिगत कारणों को ही वजह बताया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके परिवार से जुड़े पुराने कानूनी मामलों को लेकर भी अटकलें लगाई गई है। हालांकि इसे चुनाव छोड़ने की आधिकारिक वजह के रूप में पुष्टि नहीं की गई है। अभिषेक बंटी के मैदान छोड़ने के तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर उपचुनाव के लिए नया उम्मीदवार बना दिया है, जो कि आपको पहले बताया गया है। नीरज लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए युवा कार्यकर्ता बताए जाते हैं और अब उनके सामने बीजेपी के इस मजबूत घर को बचाने की बड़ी चुनौती है। बिहार में गिरने वाली है सम्राट सरकार, तेज प्रताप यादव की भविष्यवाणी ने मचाई हलचल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी बयान सामने आया है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार जल्द गिर सकती है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने अपने दावे में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच कथित नाराजगी का भी जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई है और मौजूदा सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। हालांकि ये तेज प्रताप यादव का राजनीतिक दावा है और सरकार गिरने या फिर सत्ता परिवर्तन को लेकर के फिलहाल कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। तेज प्रताप यादव की इस भविष्यवाणी ने इसलिए भी ज्यादा चर्चा बटोरी है क्योंकि वे पहले भी सम्राट चौधरी को लेकर के राजनीतिक भविष्यवाणी कर चुके हैं। अप्रैल 2026 में उन्होंने कहा था कि उनकी पहली भविष्यवाणी सच हुई और अगली भविष्यवाणी के बाद बात करेंगे। अब सरकार गिरने और फिर नए दावे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज होने की संभावना है, लेकिन असली तस्वीर आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों से साफ होगी। नामांकन के बाद बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने क्यों बदला उम्मीदवार, जाने इनसाइड स्टोरी। दरअसल बात है कि पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अचानक उम्मीदवार बदलने से सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को टिकट दिया था और उन्होंने बड़े एनडीए नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भी किया था, लेकिन उसके बाद अभिषेक बंटी ने निजी और फिर पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनावी मैदान से हटने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बना दिया। इस बदलाव के पीछे की इनसाइड स्टोरी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बंटी बहुत चर्चित चेहरा नहीं थे, लेकिन उन्हें टिकट देकर के बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान का संदेश देने की कोशिश की थी। नामांकन के तुरंत बाद प्रत्याशी बदलने से अब पार्टी के भीतर भी की स्थिति फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ऐसा बदलाव गलत राजनीतिक संदेश दे सकता है और विरोधियों को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल सकता है। अब बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा पर दाव लगाया है और फिर उनके सामने पार्टी के मजबूत गढ़ बांकीपुर को बचाने की बड़ी चुनौती है। खास बात यह है कि इस सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर की मौजूदगी से मुकाबला पहले से ही हाई प्रोफाइल हो चुका है। ऐसे में नामांकन के बाद उम्मीदवार बदलने का फैसला बीजेपी की रणनीति पर भी बहस खड़ी कर रहा है और फिर सबकी नज़र इस बात पर है कि अचानक हुए इस बदलाव का असर वोटरों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर कितना पड़ता है। अब तक लोग बीजेपी के डर से भागते थे, पहली बार उम्मीदवार ही भाग गया, प्रशांत किशोर का तीखा हमला। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने के बाद जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि अब तक देश में दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार बीजेपी के डर से मैदान छोड़ते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का ही अपना उम्मीदवार ही मैदान छोड़ करके भाग गया। उनका यह बयान बीजेपी के पहले प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा के चुनावी मैदान से हटने के बाद सामने आया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल करने के बाद मैदान छोड़ा
लगा और इसे उन्होंने जनसुराज की पहली बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि पहली ही लड़ाई में विरोधी उम्मीदवार पीछे हट गया। हालांकि अभिषेक कुमार सिन्हा ने चुनाव से हटने के पीछे निजी और पारिवारिक कारण बताए हैं। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। बिहार से सटे बॉर्डर पर नेपाल में बवाल, लोगों ने क्यों फूंका पीएम बालन शाह का पुतला। दरअसल बात यह है कि बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल के रोहतहट जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक बवाल तेज हो गया है। जहां मौलापुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय लोगों और फिर नेताओं ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर पालिका लंबे समय से प्रशासनिक संकट से जूझ रहे हैं और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की नियमित तैनाती नहीं होने के कारण विकास कार्यों से लेकर के कर्मचारियों के वेतन तक कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। विवाद की बड़ी वजह मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति को बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघीय मामलों और फिर सामान्य प्रशासनिक मंत्रालय ने सुरेश बाबू घिमेरे का तबादला मौलापुर नगर पालिका में किया था, लेकिन उनकी कार्यभार संभालने को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी की अनुपस्थिति से नगर पालिका का रोजमर्रा का कामकाज ठप पड़ रहा है, विकास योजनाएं प्रभावित है और फिर कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में भी परेशानी हो रही है। इसी नाराजगी के चलते प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बालन शाह की सरकार पर मौलापुर की अनदेखी का आरोप लगाया और फिर पुतला दहन का करके विरोध जताया। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। दरअसल बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़े नियमों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालय को निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है और अधिकारियों को मौजूदा दिशा निर्देशों के पालन को लेकर के जागरूकता बढ़ानी होगी। खास तौर पर आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के प्रस्तुतिकरण के तय नियमों का ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन कार्यक्रमों में वंदे मातरम और फिर जनगण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन होगा। राष्ट्रीय गीत के आधिकारिक संस्करण की अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है, जबकि राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण की अवधि लगभग 52 सेकंड है। सरकार ने संबंधित विभागों और फिर संस्थानों को से कहा है कि तय प्रोटोकॉल और फिर सम्मानजनक आचरण को लेकर के लोगों को सही जानकारी दी जाए। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने और फिर लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। घर खरीदना होगा और आसान, होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी से EMI में जबरदस्त राहत। क्या है मोदी सरकार की नई स्कीम? दरअसल बात है कि अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं लोगों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 बड़ी राहत दे सकती है। योजना के इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यानी कि ISS के तहत पात्र परिवारों को होम लोन के पहले 8 लाख रुपए तक के हिस्से पर 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इससे लोन का बोझ कम होगा और EMI में राहत मिल सकती है। ये फायदा खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और फिर मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों के लिए है। योजना के आधिकारिक नियमों के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना घरेलू आय 9 लाख रुपए तक है, वे तय शर्तों के तहत पात्र हो सकते हैं। होम लोन की अधिकतम राशि 25 लाख रुपए तक और मकान की कीमत 35 लाख रुपए तक होनी चाहिए। 4% ब्याज सब्सिडी पहले 8 लाख रुपए के लोन हिस्से पर अधिकतम 12 साल की अवधि के लिए लागू होती है, जबकि पात्र लाभार्थी को अधिकतम 1,80,000 रुपए तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का फायदा हर होम लोन वाले व्यक्ति को अपने आप नहीं मिलेगा, बल्कि पात्रता की शर्तें पूरी करनी होगी। यह परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए और आवेदन तय प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। मंजूरी मिलने पर सब्सिडी लोन खाते से जुड़ती है, जिससे बकाया मूलधन और EMI का बोझ कम हो सकता है। घर खरीदने की योजना बना रहे हैं लोग, आवेदन से पहले अपना आय, मकान की कीमत, लोन राशि और अन्य पात्रता शर्तों की जांच जरूर करें। बांकीपुर उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव ने भरा पर्चा, 25वीं बार चुनावी मैदान में कुल संपत्ति कर देगी हैरान। दरअसल बात है कि पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच एक दिलचस्प नाम सामने आया है। निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने राजनीतिक जीवन में 25वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये RJD प्रमुख
और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नहीं है, बल्कि इसी नाम के एक अलग निर्दलीय प्रत्याशी हैं। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने अपनी कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ 67 लाख रुपए घोषित की है। रिपोर्ट में उनकी चल और फिर अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसमें जमीन, जायदाद और फिर अन्य संपत्तियां शामिल है। 25वीं बार चुनाव लड़ने और फिर करोड़ों रुपए की संपत्ति के खुलासे के कारण उनका नाम बांकीपुर उपचुनाव में अचानक चर्चा का विषय बन गया है। बांकीपुर उपचुनाव पहले से ही कई बड़े राजनीतिक चेहरों और फिर दलों की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन अब निर्दलीय लालू प्रसाद यादव की एंट्री ने मुकाबले में नया दिलचस्प मोड़ जोड़ दिया है। लंबे समय से अलग अलग चुनाव में किस्मत आजमाते रहे इस प्रत्याशी की 25वीं चुनावी पारी और फिर करोड़ों की संपत्ति घोषित होने लोगों का ध्यान खींच रही है। अब देखना होगा कि बांकीपुर के मतदाता इस बार उन्हें कितना समर्थन देते हैं। पीएम सूर्य घर एवं पीएम कुसुम योजनाओं को गति देने पर केंद्र एवं बिहार में सहमति। सोलर दीदी मॉडल पर हुई चर्चा। दरअसल बात यह है कि बिहार में नवीनीकरण ऊर्जा योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और फिर राज्य सरकार के बीच अहम सहमति बनी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, फ्लोटिंग सोलर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और फिर सरकारी भवनों के सोलराइजेशन समेत कई बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। बैठक में केंद्र ने बिहार को तकनीकी, नीतिगत और फिर वित्तीय सहयोग जारी रखने की बात कही है। बैठक में बिहार के ULA मॉडल की सराहना की गई है और स्वीकृत परियोजनाओं के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में करीब 1,25,000 इंस्टॉलेशन की संतोषजनक प्रगति होने पर अतिरिक्त 2,50,000 उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृति देने पर सकारात्मक विचार किया जा सकता है। बिहार के मोतिहारी में नकली सरसों तेल फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। नामी ब्रांड्स के रैपर किया बरामद। भारी मात्रा में नकली तेल किया जब्त। दरअसल बात है कि बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने नकली सरसों तेल तैयार करके नामी ब्रांड्स के नाम पर बेचने वाले कथित गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 का है, जहां एक मकान में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित होने की सूचना पर कंपनी के प्रतिनिधियों और फिर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध नकली सरसों तेल बरामद किया है। छापेमारी में पुलिस को विभिन्न नामी ब्रांडेड कंपनियों के सैकड़ों स्टिकर और फिर रैपर, खाली बोतलें, ढक्कन, पैकिंग सामग्री और फिर टीन में रखा लूज तेल मिला है। आरोप है कि लूज तेल को ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में भर करके असली सरसों तेल के नाम पर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने बरामद तेल और फिर पैकिंग से जुड़े सामान को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां तलाश रही है। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि कथित नकली तेल की सप्लाई किन किन इलाकों में की जाती थी, इस कारोबार में और कौन लोग शामिल हैं और ये धंधा कब से चल रहा था। मामले के सामने आने के बाद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और फिर नकली ब्रांडेड उत्पादों को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खगड़िया में युवक का पकड़ुआ विवाह, कोर्ट में किया विरोध। दरअसल बात है कि बिहार के खगड़िया में पकड़ुआ विवाह का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी करा दी गई। युवक के मुताबिक उसे कथित तौर पर दबाव में लेकर के विवाह की रस्में पूरी कराई गई है, जबकि वह इस शादी के लिए तैयार नहीं था। घटना के बाद मामला चर्चा में आया है और युवक ने इस विवाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मामले में उस समय नया मोड़ आया जब युवक कोर्ट पहुंचा और फिर वहां भी शादी का विरोध किया गया। उसने दावा किया है कि विवाह उसकी सहमति से नहीं हुआ और उसे जबरन इस रिश्ते में बांधने की कोशिश की गई। जो कोर्ट परिसर में विरोध के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और फिर बहस की स्थिति भी बनाने की बात सामने आई है, जिससे मामला और गर्मा गया है। अब इस पूरे मामले में युवक के आरोपों और फिर दूसरे पक्ष के दावों की जांच अहम मानी जा रही है। पुलिस और संबंधित अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी किन परिस्थितियों में हुई और क्या वास्तव में युवक पर दबाव बनाया गया था। जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की असली तस्वीर साफ हो सकेगी।
बिहार में बाढ़ से बचाव को लेकर के तैयारियां तेज, डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। दरअसल बात यह है कि बिहार में बाढ़ को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करके बाढ़ से बचाव से जुड़े सभी संबंधित लंबित कार्यों को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि तटबंधों की सुरक्षा और फिर बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में तटबंधों की नियमित निगरानी, संवेदनशील और फिर अति संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता तथा जरूरत पड़ने पर रात में भी निरीक्षण करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी सामग्री पहले से सुरक्षित स्थानों पर रखने और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। विजय चौधरी ने निर्देश दिया है कि क्षेत्रीय अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहें और किसी भी खतरे की सूचना मिलते ही तेजी से कदम उठाएं। बिहार में बाढ़ का खतरा सिर्फ स्थानीय बारिश से नहीं बल्कि नेपाल और झारखंड में होने वाली भारी बारिश से भी बढ़ता है। खास करके उत्तर बिहार में कोसी, गंडक और फिर महानंदा जैसे नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार का कहना है कि इस बार बाढ़ आने से पहले ही तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है ताकि तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और प्रभावित इलाकों में जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। दिव्यांगों के लिए वरदान बनेगी बिहार की बसें, परिवहन मंत्री ने लो फ्लोर बसों की खरीद के दिए निर्देश। दरअसल बात है कि बिहार में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और फिर गर्भवती महिलाओं की बस यात्रा आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निर्देश दिया है कि भविष्य में खरीदी जाने वाली सभी बसें लो फ्लोर मॉडल की हों। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी बनाना है ताकि बस में चढ़ने और फिर उतरने के दौरान कमजोर वर्ग के यात्रियों को परेशानी ना हो। लो फ्लोर बसों की खासियत यह होगी कि उनकी ऊंचाई सड़क से करीब 320 से 400 मिलीमीटर होती है। हाइड्रोलिक रैंप जैसी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, इससे व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले दिव्यांग यात्री आसानी से बस में प्रवेश कर सकेंगे। बसों में कुछ सीटों को मोड़ करके व्हील चेयर के लिए अतिरिक्त जगह बनाने की व्यवस्था भी होगी, जिससे दिव्यांगों के साथ बुजुर्गों और फिर गर्भवती महिलाओं की यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकेगी। परिवहन विभाग की कोशिश है कि बिहार में आने वाली 400 PME बसें भी पूरी तरह से लो फ्लोर मॉडल की हों। जब मंत्री का कहना है कि ऊंची सीढ़ियां न होने से यात्रियों के गिरने या फिर चोट लगने का खतरा कम होगा, हर वर्ग के लिए ज़्यादा सुलभ बनेगी। इस फैसले को बिहार की परिवहन व्यवस्था में दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राइफल, रिवॉल्वर, करोड़ों की जमीन, आधा किलो सोना, आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता कितनी अमीर है। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की संपत्ति का ब्यौरा चुनावी हल्फनामे से सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा गुप्ता स्नातक है। दलदली इलाके में कमर्शियल भवन, कंकरबाग में आवासीय भवन और करोड़ों रुपए की गैर आवासीय जमीन है, जहां उनके नाम पर एक राइफल दर्ज है, जबकि उनके पति रंजय कुमार के नाम पर एक रिवॉल्वर है। हल्फनामे के मुताबिक रेखा गुप्ता के पास करीब 500 ग्राम सोने के गहने हैं, जिनकी कीमत लगभग 67,32,500 रुपए है। इसके अलावा उनके पास करीब 1.5 किलो सोना चांदी, 3.5 लाख की एक गाड़ी, 80,000 रुपए नगद और बैंक खाते में 16,002 रुपए बताए गए हैं। वहीं पर उनके पति के पास करीब 100 ग्राम सोने के गहने होने की जानकारी भी सामने आई है। करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद, सोना चांदी और फिर हथियारों के विवरण के कारण रेखा गुप्ता की संपत्ति बांकीपुर उपचुनाव में चर्चा का विषय बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ संपत्ति विवाद से जुड़ा एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। हालांकि किसी मामले में दोष सिद्ध और फिर आरोप दर्ज होना अलग अलग कानूनी स्थितियां हैं। अब चुनावी मुकाबले के बीच मतदाताओं की नज़र उम्मीदवारों की राजनीतिक दावे के साथ उनकी घोषित संपत्तियों और फिर पृष्ठभूमि पर टिकी है। घर में अगर खाली कमरे हैं तो बिहार सरकार देगी 10 लाख रुपए। शुरू करें अपना ये होम स्टे योजना। दरअसल बात है कि बिहार में अगर आपके घर में खाली कमरे हैं और आप पर्यटन स्थल के आसपास रहते हैं तो सरकार की नई योजना आपके लिए कमाई का मौका बन सकती है। मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत लोग अपने घर के कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए होम स्टे के रूप में विकसित कर सकते हैं। योजना के तहत अधिकतम 4 कमरों के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। फिलहाल रोहतास में शहरसासुरी का मकबरा, मांझर कुंड और फिर कुआं कुंड जैसे चिन्हित पर्यटन स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए
आवेदन की जानकारी सामने आई है। इस योजना में महिलाएं, स्वयं सहायता समूह और फिर 18 से 25 साल के युवाओं को अतिरिक्त फायदा देने का प्रावधान भी बताया गया है। पात्र श्रेणियों को प्रति कमरा 25,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है, जिससे कुल लाभ अधिकतम 11 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। होम स्टे में साफ सफाई, सुरक्षित कमरा, पेयजल, सुरक्षित शौचालय, बिजली और फिर पर्यटकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। सरकार का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करना है। पर्यटन से जुड़े आधिकारिक प्रचार में जगह मिलने की संभावना है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटक स्थानीय घरों में आवेदन और फिर पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होने की जानकारी दी गई है। लेकिन लाभ लेने से पहले ये जांचना जरूरी है कि आपका घर चिन्हित पर्यटन क्षेत्र और फिर योजना की पात्रता शर्तों में आता है या नहीं। कैमरे की नज़र, बिचौलियों पर असर। बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में अब नो धांधली, फुल ट्रांसपेरेंसी। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब बिहार के सभी रजिस्टर कार्यालयों में रजिस्ट्री से जुड़ी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। सरकार का मकसद कार्यालयों में बिचौलियों की भूमिका कम करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और आम लोगों को बिना अनावश्यक परेशानी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के तहत रजिस्टर कार्यालयों के महत्वपूर्ण हिस्सों में कैमरों की से निगरानी की जाएगी, ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान होने वाली गतिविधियों का रिकॉर्ड मौजूद रहे। इससे कर्मचारियों और फिर बाहरी बिचौलियों की मिलीभगत, अनाधिकृत लोगों की आवाजाही और कथित गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। निगरानी व्यवस्था को जवाबदेही बढ़ाने और फिर शिकायतों की जांच में सहायक कदम माना जा रहा है। सरकार का जोर है कि जमीन मकान की खरीद बिक्री करने वाले लोगों को अधिक साफ, सुरक्षित और फिर पारदर्शी व्यवस्था मिले। सीसीटीवी निगरानी से रजिस्ट्री कार्यालय में कामकाज पर नजर रखना आसान होगा और फिर किसी शिकायत या फिर विवाद की स्थिति में जांच की जा सकेगी। इस फैसले को बिहार की रजिस्टर्ड व्यवस्था में धांधली और फिर बिचौलिया संस्कृति पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किशनगंज शहर से एक नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि 16 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर घर से ले जाया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं किशोरी की सुरक्षित बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। किशनगंज जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित धर्मगंज की बंगाली बस्ती से 16 वर्षीय एक किशोरी के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किशोरी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर घर से ले जाया गया। मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे परिवार के लोग जागे तो उनकी नाबालिग बेटी घर में नहीं थी। पहले आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। काफी खोजबीन के बाद परिजनों को जानकारी मिली कि आरोपी धर्मगंज निवासी अपने मामा और नानी के साथ मिलकर किशोरी को अपने साथ ले गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि तीनों ने पहले ये योजना बनाकर उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाया और शादी की नीयत से ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के तैयबपुर स्थित अपने पैरतक गांव ले गए। परिजनों का कहना है कि किशोरी अभी नाबालिग है और उसे बहकाकर घर से ले जाया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना से 2 दिन पहले आरोपी युवक को किशोरी से मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए परिवार के लोगों ने पकड़ लिया था। उस समय उसे समझाकर छोड़ दिया गया था और भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद युवक ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित पिता के आवेदन के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सदर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर किशोरी की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि किशोरी की सकुशल बरामदगी पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जांच पूरी होने और किशोरी के मिलने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है और परिवार अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।
एमआईएम के विधायक तौसीफ आलम का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में विधायक ने मोबाइल फोन पर सिविल सर्जन से बातचीत के दौरान मरीज के इलाज में कथित लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। बहादुरगंज से एमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने इलाज में कथित लापरवाही को लेकर सिविल सर्जन को फोन किया और कड़ी नाराजगी जताई। बातचीत के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मरीज को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। विधायक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। किशनगंज जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम विधायक तौसीफ आलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक मोबाइल फोन पर सिविल सर्जन यानी सीएस से बात करते हुए एक मरीज के इलाज में कथित लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद विधायक ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर साझा किया है। वीडियो में विधायक का कहना है कि एक मरीज को समय पर उचित इलाज नहीं मिल रहा है और उसे आधार कार्ड जैसी औपचारिकताओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने सिविल सर्जन से कहा कि मरीज का इलाज प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए और यदि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की होगी। बातचीत के दौरान विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि अगर इलाज में लापरवाही बढ़ती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन को मामले की तत्काल जांच कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वह इस पूरे मामले को जिला अधिकारी के समक्ष उठाएंगे। वीडियो में विधायक वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो मरीजों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाकर समाधान कराए। वहीं कुछ लोगों ने अधिकारियों से बातचीत के दौरान विधायक द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और तौर तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में आप सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और वायरल वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।